हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। तो आज के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम इंडियन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो भारतीय वित्तीय व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो भारतीय वित्तीय व्यवस्था यानी कि हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके वित्त के ऊपर यानी कि पैसे के ऊपर डिपेंड रहती है, जो आर्थिक व्यवहार होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मेन जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में देखेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि भारतीय वित्तीय व्यवस्था के जो पार्ट्स है, जो भाग है, उनके बारे में देखेंगे। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के तीन मेजर पार्ट्स है। एक तो है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या? यानी कि ये एक मार्केट रहता है, यहाँ पे क्या होता है, जो वित्त यानी कि पैसे की देवान घेवान होती है, ऐसे एरियाज को क्या कहा जाता है जहाँ पे सभी आर्थिक व्यवहार होते हैं, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स कहा जाता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये संस्था है होती है, इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह इनमें जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं रिजर्व बैंक, या फिर जो वित्तीय संस्थाएं होती है, या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंक्स, इन सब का इसमें समावेश होता है। ठीक है, तो इनको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि ऐसी संस्था जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, जिस प्रकार की सेवाएं हमको मिलती है उन्हीं को कहते हैं फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि हम देख सकते हैं लोन, या फिर हमको LIC या फिर जो बीमा पॉलिसी मिलती है हमको, पॉलिसी, या फिर जो FD वगैरह जैसे जो फाइनेंशियल स्कीम्स या फिर सर्विसेज हमको मिलती है उनको कहा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है उनको कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके थ्री मेजर कंपोनेंट्स है। एक तो फाइनेंशियल मार्केट है, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और तीसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में हम देखेंगे कि जो वित्तीय बाजार है हमारा, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के पार्ट्स आते हैं। एक तो इंडियन मनी मार्केट और दूसरा आता है इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, एक साल तक के जो आर्थिक व्यवहार होते हैं वो किसके लिए, कितने टाइम स्पैन क्या रहता है इसका, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में होते हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, इसको इंडियन मनी मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अल्प कालावधि के लिए यहाँ पे क्या होता है, जो व्यवहार होते हैं वो होते हैं। और इंडियन कैपिटल मार्केट में क्या होता है, मोर देन 1 ईयर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो यहाँ पे होती है इंडियन कैपिटल मार्केट में। तो इसको हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक साल से ज़्यादा जो आर्थिक व्यवहार होते हैं वो यहाँ पे होती है। 5 साल तक क्या होता है यहाँ पे, 5 साल से या 5 साल से ज़्यादा तक यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। और मैक्सिमम इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो टाइम रहता है 20 to 25 ईयर्स तक का। ठीक है, तो इस तरह इंडियन फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो इंडियन मनी मार्केट और दूसरा होता है इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इंडियन कैपिटल मार्केट में बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आती है, जैसे कि हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जो बिजनेस बैंक्स, उनका समावेश होता है। इसके बाद जो इकोनॉमिक बैंक्स रहती है जैसे कि IFCI, IFCI प्राइवेट बैंक्स जो रहती है,
IDBI, इसके अलावा हम देख सकते हैं ICICI। इसके बाद हम देख सकते हैं कि बीमा कंपनी जो रहती है, जो पॉलिसीज हमको प्रोवाइड करती है, लाइक LIC एंड GIC। इसके अलावा मर्चेंट्स, जो मर्चेंट बैंक्स रहती है, ठीक है, मर्चेंट बैंक्स, ठीक है, मर्चेंट बैंक्स आते हैं इसमें। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल UTI। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, लाइक ICARA, CARE और CRISIL। इस तरह के जो संस्थाएं रहती है, इनका भी इसमें समावेश होता है, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स दो टाइप्स में डिवाइड होता है। इंडियन मनी मार्केट, जिसको हम कहते हैं इंडियन मनी मार्केट, एंड नेक्स्ट है इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, यानी कि भारत की जो बैंक व्यवस्था है वो किस प्रकार की उनका स्ट्रक्चर है, रचना किस प्रकार की है भारत के बैंकों की। तो भारत में हम देख सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम है। एक तो है ऑर्गेनाइज बैंकिंग और दूसरी है अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज यानी क्या? असंगठित बैंक। अनऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? असंगठित बैंक। तो जो इंस्टीट्यूट्स रहते हैं या फिर बैंकिंग सिस्टम है जहाँ से लोन या फिर जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं रहता ज़्यादा, ठीक है, जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं रहता है, उनको अनऑर्गेनाइज बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो प्राइवेट फाइनेंसर्स रहते हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स जैसे कि उनको कहा जाता है महाजन, महाजन, सेठ, शेट्टी, चेट्टियार, या फिर सावकार, ठीक है। इन तरह के जो प्राइवेट बैंकर्स रहते हैं, ठीक है, ये अनऑथराइज या फिर अनऑर्गेनाइज बैंकिंग में आती है, जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल नहीं रहता। RBI ने इनको संगठित करने का, ऑर्गेनाइज करने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तक 100% RBI को इसमें सफलता प्राप्त नहीं मिली है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वो है संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज बैंकिंग। ऑर्गेनाइज बैंकिंग यानी कि ये कैसी रहती है? वेल प्लान एंड ऑथोराइज, ठीक है, ऑथोराइज भी रहती है बैंकिंग सिस्टम। तो ये क्या आते हैं? अंडर RBI। अंडर RBI का इनके ऊपर कंट्रोल रहता है। इनकी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है ये सब RBI की कंट्रोल में होता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि स्टेट BI या फिर पंजाब नेशनल बैंक, DHFL, HDFC, ICICI, इलाहाबाद बैंक, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो बैंकिंग है वो सब ऑर्गेनाइज बैंकिंग है, जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल रहता है या फिर RBI उसके ऊपर देखरेख करती है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज बैंकिंग कहा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडियन बैंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है बैंकिंग की, वो दो टाइप में होती है, अनऑर्गेनाइज बैंकिंग एंड ऑर्गेनाइज बैंकिंग। तो अनऑर्गेनाइज बैंकिंग में जो इंटरेस्ट, अगर सपोज आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो रेट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है, वो RBI के थ्रू नहीं निश्चित किया जाता, ये पर्सनली इनका यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन जो RBI की जो ऑर्गेनाइज बैंकिंग रहती है, जिनके ऊपर RBI का कंट्रोल रहता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो उनकी पॉलिसी, ये सब कौन निश्चित करता है? RBI के थ्रू उनको निश्चित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग। इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो भारत में किस तरह से बैंक सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, फिर उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, वो हम देखते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन बैंकिंग। तो सबसे पहले जो बैंक सिस्टम है उसका इवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस को हमको
टू फॉर्मेट में हमको उसका स्टडी करना पड़ेगा। एक तो बिफोर इंडिपेंडेंस और दूसरा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले, और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है 1947 के बाद। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो जैसे हम देख सकते हैं 1770 में सबसे पहले अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इन्होंने कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम की भारत की पहली बैंक स्थापन की थी। 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, इन्होंने क्या किया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत की सबसे पहली बैंक स्थापन की थी, ठीक है, 1770 में। और इस बैंक ने अप्रॉक्स 20 ईयर्स तक काम किया था भारत में, 20 ईयर्स तक, और उसके बाद ये बंद पड़ गई थी, ठीक है, ये बंद हो गई थी। इसके बाद 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली बैंक स्थापन की थी, प्रेसिडेंसी बैंक जिसको कहा जाता था। तो उसको प्रेसिडेंसी बैंक या फिर इलाका बैंक भी उसको कहा जाता था। तो उसमें से उन्होंने 3 बैंक है वो स्थापन किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 3 बैंकों की स्थापना की थी। पहली तो उन्होंने की थी, पहली बैंक उन्होंने स्थापन की थी 1806 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है, पहली बैंक थी बैंक ऑफ कोलकाता। दूसरी बैंक थी, ठीक है, बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है। इसके बाद 1809 में इसी बैंक को बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाने लगा, ठीक है, इसी बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल भी इसको कहने लगे, ठीक है। इसके बाद 1840 में दूसरी बैंक स्थापन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो थी बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे। और इसके बाद 1865 में तीसरी बैंक की स्थापना की थी, वो थी बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। उसके बाद तीसरी बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास। तो इस तरह से इन तीनों बैंक को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापन किया था फॉर द पर्पज ऑफ बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो इन तीनों बैंक को जो करेंसी है उसको प्रिंट करने का अधिकार था, इन तीनों बैंक के लिए अपने पास था। तो 1865 में इसके अलावा इलाहाबाद बैंक, 1865 में हम देख सकते हैं कि इसके बाद इलाहाबाद बैंक, उसके बाद अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इस तरह के बैंकों का स्थापना हो गई थी। तो सबसे पहले ये जो सभी बैंक्स थी इनके ऊपर पूर्णतः ब्रिटिशों का अधिकार था। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो 1894 में, ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 1894 में, ठीक है, 1894 में लाला हरिकिशन, ठीक है, लाला हरिकिशन, सबसे पहले लाला हरिकिशन, इन्होंने क्या किया था, लाला हरिकिशन ने अपने अथक प्रयत्नों से उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। और पंजाब नेशनल बैंक ये भारत की बिफोर इंडिपेंडेंस की सबसे पहली बैंक थी जो कि पूर्णतः किसी भारत की, पूर्णतः उसमें भारतीयों का अधिकार था, पूर्ण भारत की मालिकी की वो बैंक थी, ठीक है, पूर्णतः वो स्वयं पूर्ण भारत की स्वायत्तता उसमें थी, कोई भी ब्रिटिश हस्तक्षेप उसमें नहीं था। 1894 पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो इस तरह भारत में बैंकिंग सिस्टम का उदय हो गया था। और इसी के बाद
हम देख सकते हैं कि 1905 में 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, उसी के अंतर्गत जो फॉरेनर्स के जो थिंग्स थे, जो ब्रिटिशों की चीज़ें थी, उनको बॉयकॉट किया जाता था, उनके जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक्स, इसको बॉयकॉट किया जाता था। तो इसी स्वदेशी मूवमेंट में फ्रॉम 1905 इसमें अप्रॉक्स 98 स्वदेशी बैंक्स की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1905 टू 1913 तक हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 98 बैंक्स की स्थापना हो गई थी। उसमें हम देख सकते हैं जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन जैसी जो बैंक्स थी, इनकी स्थापना हो गई थी। तो इसमें सभी बैंकिंग तत्व या फिर जो बैंकिंग पॉलिसीज थी, सभी सर्विस यहाँ पे मिल रही थी और वो पूर्णतः स्वदेशी बैंक थी। तो इस तरह से बिफोर इंडिपेंडेंस में भारत में बैंकिंग सिस्टम का उदय हो रहा था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आफ्टर 1921 ब्रिटिशों ने 1921 में सभी जो प्रेसिडेंसीज बैंक थी, जो उन्होंने अलग अलग प्रेसिडेंसीज में स्थापन की थी, उन सभी को मिला के उन्होंने एक नए बैंक की स्थापना की थी और इसी को इंपीरियल बैंक कहने लगे, ठीक है। इसी को इंपीरियल बैंक कहने लगे। और इसी के तहत फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ 1935 को इन सभी की सेंट्रल बैंक कानून पास किया। ब्रिटिशों ने सेंट्रल बैंक कानून पास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो इस तरह भारत में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देख सकते हैं फ्रॉम 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइजेशन हो गया था और इसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित करके सभी जो सेंट्रल राइट्स है वो आरबीआई की तरफ आ गए थे, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देख सकते हैं जो बैंक सिस्टम है उसमें क्या हुआ था, एक नया कानून पास किया था, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। कौन सा कानून? बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कानून पारित करके क्या किया गया था, भारत में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है। नेशनलाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन को ही क्या कहते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि पूर्णतः उसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्क ऑफ बिजनेस बैंक्स, यानी कि जो बिजनेस बैंक्स रहती है उनका वर्किंग कैसा रहता है, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं वर्किंग ऑफ बिजनेस बैंक। तो हम देख सकते हैं कि जो बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन। ये मेजर 3 सर्विसेज है या फिर वर्क है वो बैंक को देना पड़ता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यहाँ से बैंक क्या करती है, हमको हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स, इस तरह के अकाउंट्स प्रोवाइड करती है। तो इसी को कहते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की प्रोसेस है बैंक की, इसको कहते हैं। देन लोन एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, इस तरह की जो का वर्क रहता है वो बैंक का इसके तहत होता है। कौन कौन सा होता है इसमें, कैश क्रेडिट, ठीक है, कैश क्रेडिट, इसके बाद ओवरड्राफ्ट, लोन्स एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज हमको बैंक की तरफ से मिलती है। एंड नेक्स्ट क्रेडिट क्रिएशन यानी कि लोन डिपॉजिट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड परचेजिंग पावर ऑफ द बैंक एंड क्रेडिट कंट्रोल, इस तरह की जो सिस्टम्स है वो बैंक की तरफ से हमको मिलती है।
क्रेडिट क्रिएशन में क्या क्या आता है? लोन डिपॉजिट्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स, एंड क्या आता है? क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल। तो इस तरह की जो सर्विसेज है वो हमको मिलती है बैंक की तरफ से। तो इस तरह के जो मेजर वर्क्स बैंक का रहता है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, लोन एडवांसेस एंड क्रेडिट क्रिएशन, इस तरह के 3 जो मेजर सर्विसेज है हमको बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। इसमें क्या डिफरेंस होता है? शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि आरबीआई एक्ट 1935 इसके तहत बैंक का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में हुआ है। आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, इस कानून के तहत बैंक का क्लासिफिकेशन 2 टाइप में हुआ है। कौन कौन से? शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है कि जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में आती है उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो जो बैंक्स आरबीआई एक्ट कहाँ पे आते हैं, ये इनके ऊपर कंट्रोल रहता है आरबीआई एक्ट 1934, इसमें जो सेकेंड शेड्यूल दूसरा अनुच्छेद जो रहता है इसमें जिनका समावेश होता है उन बैंकों को शेड्यूल बैंक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स अप टू 5 लाख के जो पेड अप कैपिटल रहता है, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स जो है वो अप टू 5 लाख से वो कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही वो शेड्यूल बैंक्स में इनका समावेश होता है। ठीक है, तो इन बैंक अगर आप जो बैंक है वो शेड्यूल बैंक रहती है तो उसको आरबीआई की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि इनको लो रेट से आरबीआई की तरफ से लोन्स मिलते हैं, या फिर जो रिफाइनेंस एंड फैसिलिटीज़ मिलती है, फर्स्ट क्लास बिल एक्सचेंज पॉलिसी मिलते हैं, देन री डिस्काउंट फैसिलिटीज़ मिलती है, क्लियरिंग हाउस, इन तरह की जो सुविधाएं होती है वो शेड्यूल बैंक्स को मिलती है। कौन कौन से शेड्यूल बैंक्स को फैसिलिटीज़ मिलती है आरबीआई की तरफ से? लोन्स, रेट लोन्स, ठीक है, लो रेट लोन्स, इसके अलावा रीफाइनेंस फैसिलिटीज़, देन फर्स्ट क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो आरबीआई की तरफ से इनको मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक यानी कि जो बैंक्स आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्स में नहीं आते। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल्ड में नहीं आते, उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो इन बैंकों के ऊपर आरबीआई की तरफ से जो निर्बंध है वो लागू पड़ते हैं, या फिर इनको आरबीआई की तरफ से परमिशन लेना पड़ता है, जैसे कि जो उनके जो व्यवहार होते हैं आर्थिक व्यवहार उसके लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं जो प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक होती है इनका समावेश होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, इनका इसमें समावेश होता है। कौन कौन से बैंक्स आते हैं इसमें? डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, डीसीबी एंड पीसीबी, इस तरह के 2 बैंक्स का इसमें समावेश होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, बैंक्स इन इंडिया। तो भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देन इंडियन प्राइवेट बैंक, इस तरह के बैंक्स का टाइप होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जो ओनरशिप रहती है वो गवर्नमेंट की रहती है। ठीक है, इससे उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई,
देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, या फिर जो दूसरे बैंक है नेशनलाइज बैंक, उनका इसमें समावेश होता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या होता है, जो ओनरशिप रहती है वो किसकी रहती है, इसमें जो ओनर रहते हैं वो प्राइवेट रहते हैं, जो अधिकार रहते हैं वो उनके पास ज़्यादा रहते हैं, लाइक ICICI या फिर HDFC, इन जैसी जो बैंक्स होती है इनका समावेश प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में होता है। देन हम प्राइवेट सेक्टर्स में हम देख सकते हैं जिसके ओनर बाहर फॉरेनर्स होते हैं, उस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि ओनर कौन होना चाहिए इसका, इंडियन, ठीक है, इसको इंडियन प्राइवेट बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी प्राइवेट बैंक्स में 3 टाइप्स आते हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक एंड न्यू प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, ओल्ड प्राइवेट बैंक एंड न्यू प्राइवेट बैंक। एंड नेक्स्ट आता है लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक्स यानी उस तरह की बैंक्स, ये लोकल एरिया की बैंक्स रहती है जो कि एक एरिया के लिए सीमित रहती है। फॉर एग्जांपल ये सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज है वहाँ पे ज़्यादा फाउंड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहती है, ठीक है, कोऑपरेटिव जो बैंक्स रहती है इनका समावेश इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, लोकल एरिया बैंक्स कहा जाता है, कि जिनका जो मर्यादित क्षेत्र होता है वो किसी एक एरिया की तहत होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक एंड रोल ऑफ RBI इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, रोल ऑफ RBI इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो RBI का मेन रोल क्या है, ठीक है, वो हमको देखना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंकों की बैंक इसको कहा जाता है, ठीक है। एंड ये क्या है, हेड ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है, हेड ऑफ ऑल बैंक्स RBI को कहा जाता है, ठीक है। तो RBI की तरफ से जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जाता है। इसके जो बैंक्स रहती है उनको RBI की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो RBI ही भारत की सेंट्रल बैंक है, FX फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। या फिर RBI के जो वर्क्स रहते हैं कि देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मेन रोल ऑफ RBI जैसे कि हम देख सकते हैं, तो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी निश्चित करना किसका काम है, RBI का काम है। या फिर जो RBI की और जैसे कि भारत में मोनोपोली की जो सिस्टम है वो करना, इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सुपरविजरी फंक्शंस, इस तरह के जो कार्य है वो RBI की तरफ से किया जाता है। और RBI को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी कि अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है RBI को, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी क्या, अंतिम ऋणदाता भी RBI को कहा जाता है। यानी कि RBI ये देश की अंतिम कर्ज देने वाली बैंक है। और जो संकटग्रस्त बैंक है उनको उभरने के लिए, मदद करने के लिए RBI की तरफ से मदद की जाती है, ठीक है। इसी वजह से RBI को बैंक ऑफ बैंक भी कहा जाता है, यानी कि बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा बैंकों को लाइसेंस देना, उनका ऑब्जर्वेशन करना, ऑडिट करना, इस तरह की जो काम है वो RBI की तरफ से की जाती है, ठीक है। तो भारत में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो बैंक्स आती है वो RBI आती है, और इसीलिए RBI को हेड ऑफ द बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। Every single day